हेलो एवरीवन, मेरा नाम राधा गुप्ता है और मैं आप लोगों से इतिहास विषय के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। तो जब हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतिहास पढ़ते हैं तो कई सारी हमारे सामने समस्याएं आती हैं। किस तरह की समस्याएं? जैसे कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो किस तरीके से हम इतिहास विषय की तैयारी करें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को बेसिक चीज़ें मालूम होंगी कि जब हम यूपीएससी की परीक्षा की बात कर रहे हैं तो 3 स्टेजेस होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, फिर साक्षात्कार होता है। ठीक है, इतिहास विषय की जब हम बात करते हैं तो दोनों स्टेजेस पे चाहे हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें या हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, दोनों में इतिहास विषय का महत्व काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है। अगर हम ट्रेंड को लेकर के चलें, पिछले हम 10 सालों का ट्रेंड अगर लें, तो लगभग 15 प्रश्न जो हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं। पिछले साल प्रश्नों की संख्या कम हो गई थी, लगभग आपको 10 प्रश्न मिले होंगे, लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो लगभग 15-16 प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है। अगर हम मुख्य परीक्षा में बात करते हैं तो लगभग 5 से 6 प्रश्न तो होते ही हैं। कभी कभी ये संख्या बढ़ के GS 1 की जब हम बात करते हैं उसमें हमारा इतिहास विषय आता है, तो 5 से 6 प्रश्न तो होते ही हैं। कभी कभी ये संख्या बढ़ के 7 भी हो जाती है, 8 भी हो जाती है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो हम 6 प्रश्न का औसत लेकर के चल सकते हैं। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो इतिहास एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी तैयारी का है। इसके साथ ही साथ अगर आप एस्से का पेपर देखें, जब हम लोग निबंध लेखन की बात करते हैं तो निबंध लेखन में भी आपको 1 या 2 निबंध ऐसे मिलेंगे जो इतिहास से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपने ठीक तरीके से इतिहास को पढ़ा है तो उन निबंधों पर आप अपना जवाब लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप अन्य विषयों को भी चूज कर रहे हैं निबंध लिखने के लिए, तो वहां पर भी इतिहास से आपके कई सारे उदाहरण आते हैं। ठीक है। तो कई सारे दृष्टिकोणों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम बात करें इतिहास वाले प्रश्नों की तो वहीं के लिए इतिहास महत्वपूर्ण है। अन्य जो हमारे परीक्षा में पेपर्स हैं वहां पर भी इतिहास विषय का ज्ञान आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये चर्चा करते हैं कि इतिहास में हमको पढ़ना क्या है। आप लोगों ने सिलेबस देखा है? जब हम परीक्षा की बात करते हैं इतिहास के दृष्टिकोण से, सिलेबस देखा है आपने? क्या है सिलेबस में लिखा हुआ? अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो क्या है सिलेबस में? देखिए, जो पाठ्यक्रम में लाइन है वो लाइन है भारत का इतिहास, और दूसरा जो वहां पर है वो लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में इतिहास के लिए यही 2 लाइनें हमको मिलती हैं। अब अगर हम इन लाइनों को देखें तो सब कुछ ही इतिहास से जुड़ा हुआ इसमें समाहित हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ये लग सकता है अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो गली कूचों का इतिहास भी आ जाएगा, खान पान का इतिहास भी आ जाएगा, पहनावे का इतिहास भी आ जाएगा, और जो हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक आयाम है इतिहास का, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आएंगी। तो जब हम सिलेबस को देख रहे हैं, अगर यूपीएससी ने इतना वेग सिलेबस एक तरीके से दिया है तो हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास जो PYQs होंगे वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होंगे वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि उसी के आधार पर हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि यूपीएससी इतिहास के किन पहलुओं पर प्रश्न ज़्यादा पूछती है। ठीक है। अदरवाइज तो हम सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे, हो सकता है कि उस हिस्से से प्रश्न आता ही ना हो, क्योंकि यूपीएससी ने ये भी चीज़ नहीं डिफाइन किया है कि हम कौन से हिस्से से कितने प्रश्न पूछेंगे, कौन से थीम के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर नहीं करेंगे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो यहाँ हमारे लिए आवश्यक क्या है कि सिलेबस में क्या लिखा है उसका महत्व हम किस चीज़ से समझेंगे, किस तरह के प्रश्न किस हिस्से से और कितने पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो उस चीज़ का विश्लेषण करते हुए हम ये समझते हैं कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमको पढ़ना होता है प्राचीन इतिहास के बारे में, हमको पढ़ना होता है मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और इनसे जुड़ा हुआ खास करके हमारा आता है एक थीम कला व संस्कृति का। ठीक है। इसके साथ साथ जो 2 और हमारे थीम हैं वो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत और विश्व इतिहास।
अब जब हम प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो उसके माध्यम से हमारी ये समझ बनती है कि ये जो 4 हिस्से हैं ये हमारे प्रारंभिक परीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपको इन थीम्स से प्रश्न, अगर 10 सालों की हम बात करें तो वहाँ से हमको नहीं दिखाई देते हैं। तो माने हमको अगर प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ना है तो हम यहाँ पर अपना फोकस रखेंगे। ठीक है, जब हम मुख्य परीक्षा में आते हैं तो कला और संस्कृति महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा हो जाता है। ठीक है, राजनीतिक इतिहास प्राचीन भारत का या मध्यकालीन भारत का हमसे नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है? सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। फिर आधुनिक भारत हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर बनता है जब हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों थीम्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों थीम मुख्य परीक्षा में है, परंतु प्रश्नों को जब आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी किसी वर्ष पर इन थीम्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 वर्षों का अंतराल होगा, कहीं 3 वर्षों का अंतराल होगा। तो वर्षों के अंतराल पर इन दोनों थीम्स से प्रश्न बनते हैं। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो ये थीम हो जाएगा और ये थीम हो जाएगा। वहाँ आपको प्रश्न हर साल 2 से 3 प्रश्न आपको एक थीम से मिलेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हमने समझ लिया कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको पहले समझना है कि क्या क्या हमारे सिलेबस का हिस्सा है। फिर हमको ये समझना है कि जब हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखते हैं तो उसके आधार पर कौन से थीम्स किस परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के कौन से चरण के दृष्टिकोण से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बेसिक हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम है क्या। ये तो हमने समझ लिया कि प्राचीन भारत का थीम है। अब इसमें हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो हम आपको बेसिक यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन भारत से। अब जब हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। पाषाण काल करके अगर आप ट्रेडिशनली पढ़ें, परंपरागत तौर पर अगर आप तैयारी करें तो पाषाण काल आपको पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है। मेरा आप सबको ये सजेशन है कि प्राचीन भारत को पढ़ने से पहले स्रोतों को ज़रूर पढ़ें। अगर आप स्रोतों को समझ लेंगे कि किस किस तरह के स्रोतों का प्रयोग प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए किया जाता है, तो कई सारे जो आपके प्रश्न हैं वो यहाँ से हल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम साहित्य का प्रयोग करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए। आप प्रारंभिक परीक्षा के जब प्रश्नों को देखेंगे तो आपको हर वर्ष साहित्य पर कोई ना कोई प्रश्न मिलना ही है। ठीक है, तो 10 वर्षों का जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो साहित्य पर प्रश्न हमको मिलता है। अब अगर हमने स्रोत को ढंग से पढ़ा है तो हमारा साहित्य वहाँ पर हो गया। आप देखेंगे कुछ कुछ जगहों के बारे में, वहाँ से जुड़े हुए स्थापत्य के बारे में प्रश्न आता है कि इस जगह पर हमको क्या मिला है। अब वो स्रोत का हिस्सा हो गया हमारा। आपने स्रोत पढ़ा तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अभिलेख भी एक तरह के स्रोत होते हैं जिसके ऊपर प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत जब आप करें तो परंपरागत तौर पर पढ़ते स्टूडेंट्स पाषाण काल हैं, परंतु शुरुआत आप यहाँ से करें। जब आप स्रोत पढ़ लेंगे तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हो या मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हो, कई सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक से हमारे प्रश्न दोनों ही स्टेजेस पर बनते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पाषाण काल का। अब पाषाण काल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? यहाँ हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये 3 यहाँ पर थीम होते हैं और इसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक संक्रमण का काल आता है जिसमें हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल। तो इसमें इन कालों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हमको पढ़ने होते हैं। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है यहाँ, उस चीज़ को भी समझना आवश्यक है। तो महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है समझना। हर डिटेल हर टॉपिक से भी नहीं पढ़ना है, हमको उस टॉपिक के ऊपर अपनी एक औसत समझ विकसित करनी है
और उसके बाद हमको ये समझना है कि भाई ये वाला जो टॉपिक है इसका परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्व है। और अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व है तो पहली चीज प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से है कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। अगर प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या इस समय से जुड़े स्थल के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या इस समय से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है। तो जब हम इस तरीके से टॉपिक्स को पढ़ना ही शुरू करेंगे तो हमारी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। अब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर स्थल महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इस समय साहित्य की रचना हो नहीं रही थी, तो हमारे लिए स्थल महत्वपूर्ण हो गए। अगर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने पढ़ा तो हमारे लिए कला महत्वपूर्ण हो गई, और इस समय क्या कला थी, चित्रकला थी। तो चित्रकला से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको हमने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ लिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमको समझना है टॉपिक्स को भी और उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रकृति को भी। ठीक, अब इसके आगे आते हैं। ताम्रपाषाण काल को भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। आगे आएंगे आप, तो अगला जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। अगेन प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक डिटेल्स हो जाएंगे जो हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। इस समय से जुड़े हुए अगर कुछ विवादास्पद चीज़ें हैं तो उसको हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण स्थल इस समय से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। मुख्य परीक्षा में हम आते हैं तो हमारे लिए इस समय का सांस्कृतिक महत्व क्या है वो ज़रूरी होता है। और जब हम इस समय की संस्कृति को समझ रहे हैं तो वर्तमान समय में उसके पहलू मौजूद हैं या नहीं। एक हम देखेंगे निरंतरता के थीम पर भी प्रश्न आता है कि जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारे इतिहास से क्या वर्तमान समय में कुछ पहलू मौजूद हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, हमारी भाषा के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, हमारी परंपराओं के संदर्भ में हो सकता है, हम किस तरीके से अपने रीति रिवाजों को करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। तो इन सारे संदर्भों में क्या निरंतरता है हमारे वर्तमान जीवन में वो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। तो इन थीम्स से आपको प्रश्न यहाँ पर दिखेंगे। हम जब क्लास में इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि ये टॉपिक है, इससे प्रारंभिक परीक्षा में पिछले 10 सालों में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं और क्या उन प्रश्नों की प्रकृति है, उसके आधार पर फिर हम आगे उस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा होता है। फिर हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति। ये भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी आप 2023 और 24 दोनों सालों का अगर प्रश्न पत्र उठाएंगे GS1 का तो दोनों सालों में आपको एक एक प्रश्न वैदिक संस्कृति से मिलता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण ये भी हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, इसके आगे हम आते हैं महाजनपद। तो महाजनपद का जो टॉपिक है ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं आपको देखने मिलेगा। प्रश्न कहाँ से देखने मिलेगा, इस समय जो दर्शन महत्वपूर्ण था, बौद्ध और जैन दर्शन, इसमें भी बौद्ध दर्शन से हमारे परीक्षा में प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ क्या महत्वपूर्ण स्थल हो गए, कौन सा महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया, उसके ऊपर प्रश्न बनता है। जैसे पाणिनि करके एक व्यक्ति हैं तो उनकी रचना के ऊपर प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो अब वो किस समय पे हैं, हम इस वाले समय की जब बात करते हैं महाजनपद की तब हम बात करते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी की। तो प्रश्न तो आ रहा है इस टॉपिक से, लेकिन प्रश्न की प्रकृति क्या है कि साहित्य के ऊपर प्रश्न बन रहा है या स्थल के ऊपर प्रश्न
बन रहा है। तो अब अगर हमको जानकारी है इस चीज़ की, तो इस समय के जो काफ़ी डिटेल्ड, बहुत, अब ये टॉपिक खासकर पढ़ते हुए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कौन सा राजा है, उसका क्या कालक्रम है, क्या शासनकाल है, किसने किसको मारा, हम इन चीज़ों को पढ़ने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं। परीक्षा में तो पूछता ही नहीं है। तो अगर वो तथ्य नहीं पूछे जा रहे हैं तो उसको हमको यहाँ पर याद करके अपना वक्त बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक का हमारे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्व होगा। जब इसी समय दो दर्शन जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको हम कला और संस्कृति के साथ में पढ़ते हैं कि इस धर्म, ये जो दर्शन है, इससे जुड़े हुए प्रमुख दार्शनिक पहलू क्या हैं, क्या उसका महत्व है, बौद्ध और जैन दर्शन में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या अंतर है, इन्होंने किस तरीके के सांस्कृतिक विकास को प्रेरित किया, इन सारे पहलुओं से प्रश्न आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको अगर आप प्रश्नों को भी एनालाइज करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या इस टॉपिक से आपको मिलती है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में आप देखें, चाहे मुख्य परीक्षा में देखें। ठीक है, तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण चंक वहां पर होगा। इसके बाद जब हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। अगेन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक ये हमारा है। तो इस समय की संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में। जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे तो जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, साहित्य से पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रश्न, जैसे अर्थशास्त्र एक इसी समय उस साहित्य की रचना हुई थी, तो उससे जुड़े हुए काफ़ी विस्तृत प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा में मिलते हैं। या अशोक करके एक राजा हुआ था इस समय, उसके अभिलेखों के ऊपर काफ़ी विस्तृत प्रश्न मिलते हैं। उसने एक धौली करके उड़ीसा में जगह है जहां उसने एक हाथी की प्रतिमा बनवाई थी, तो इस तरीके के प्रश्न की धौली जो है वो किस समय से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमको मिलती हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आप मौर्य साम्राज्य से प्रारंभिक परीक्षा में देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों से जुड़े हुए प्रश्न हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे। अब आगे आप आएंगे तो यहाँ हमारा अगला टॉपिक है मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में क्या होगा कि कई सारे हमको छोटे छोटे वंश देखने को मिलते हैं और कुछ हमको बड़े साम्राज्य देखने को मिलते हैं। तो जो छोटे छोटे वंश हैं वो काफ़ी सारे हैं, उनसे जुड़ा अगेन वही थीम हमारा प्रीलिम्स में आप अगर देखें तो यही चलता है। स्थल के ऊपर अभी अगर हम देखें जो प्रश्नों की प्रकृति है, स्थलों के ऊपर प्रश्न आएगा, दर्शन के ऊपर प्रश्न आएगा, साहित्य के ऊपर प्रश्न आएगा, शब्दावली के ऊपर प्रश्न आता है। जो मेजर आपका चंक है वो इससे ही जुड़ा हुआ आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम पढ़ रहे हैं कि इस समय का कोई महत्वपूर्ण साहित्य है क्या, तो जब हम इन छोटे छोटे वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे। इस समय इससे जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है क्या जहाँ पर हमको कोई बेहतर पुरातात्विक अवशेष मिलता है जिसका महत्व इतिहास के दृष्टिकोण से है, तो वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जैसे नागसेन की रचना है मिलिंद पन्हो, इसी समय की रचना है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न 2023 में आया था। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमको एक एक राजा के बारे में पढ़ना है या हमको उस समय की संस्कृति के बारे में पढ़ना है। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमको संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न मिल रहे हैं, उसमें भी साहित्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रख के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जो बड़े साम्राज्य हैं वो हम देखते हैं उत्तर भारत में कुषाण, हम दक्कन में जाते हैं सातवाहन, और हम दक्षिण में जाते हैं तो संगम। और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण का इतिहास हम ज़्यादातर समय इग्नोर कर देते हैं पढ़ते हुए। खास करके अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत में एक टेंडेंसी रही है कि उत्तर भारत का इतिहास माने भारत का इतिहास हो गया। ऐसा तो नहीं है, दक्षिण भारत का भी इतिहास है, उत्तर पूर्व का भी इतिहास है, उत्तर पश्चिम का भी इतिहास है। ठीक है, तो आप यूपीएससी में ये टेंडेंसी नहीं देखेंगे। यूपीएससी में आप देखेंगे अभी संगम काल से 2023 में ही 2 प्रश्न आए थे। एक वट्ट किरुताल करके शब्दावली है, उसका उन्होंने मायने पूछा कि वट्ट किरुताल का मतलब क्या है। दूसरा प्रश्न जो था वो इस चीज़ पर था कि पोम्पुहार स्थल
वो स्थल क्या है, मुजीरी जो स्थल है वो क्या है, क्या महत्व है इन स्थलों का, उसके ऊपर एक ही साल प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न हमको एक ही टॉपिक से मिलता है। एक प्रश्न हमको स्थल के ऊपर मिला, एक प्रश्न हमको शब्दावली के ऊपर मिला। ठीक है, तो ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा हमारे लिए आवश्यक है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्व का है, उसमें क्या चीज हमसे पूछी जा रही है। मेंस में भी आप देखेंगे संगम साहित्य के ऊपर प्रश्न आया है कि संगम साहित्य से संगम काल के अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। सातवाहन में भी आप आएंगे तो सातवाहन में सीधा सीधा मुख्य परीक्षा में आपको इस काल से प्रश्न नहीं मिलेगा। प्रश्न क्या मिलता है, इस समय की कला के बारे में, संस्कृति के बारे में। जैसे कुषाण वंश है तो इस समय आप पढ़ेंगे कि 2 तरह की खास करके उत्तर भारत में कला शैली विकसित होती है। एक को हम कहते हैं गांधार कला शैली, एक को हम कहते हैं मथुरा कला शैली। नीचे आएंगे तो हमको अमरावती भी मिलता है, हमको नागार्जुन कोंडा भी मिलता है, लेकिन जब उत्तर में देखेंगे तो ये 2 बहुत प्रमुख होता है। आपको पिछले 10 साल का अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो गांधार शैली से 3 प्रश्न मिलते हैं, तो माने ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको कनिष्क एक राजा है इस समय, उसका कालक्रम पता हो या ना पता हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी उस पर फोकस ही नहीं कर रही है। हमारे जहन में क्या होता है, इतिहास का मतलब राजाओं के बारे में जान लेना, सिर्फ किस समय उन्होंने शासन किया, किसके साथ उन्होंने युद्ध किया, किसको हराया, किससे जीते, ये चीज जान लेना, क्योंकि इसी तरीके से हमारे स्कूलों में खास करके इतिहास को पढ़ाया जाता है। मगर यूपीएससी के जब आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। यहाँ जरूरी हो जाता है कि हम अपने इतिहास को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझें, रटने की जगह हम चीज़ों में विश्लेषण की प्रवृत्ति को विकसित करें, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ करके समझना सीखें। हमारा इतिहास हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित करता है, इस चीज़ को समझें। तो यहाँ पर जब आप प्रश्नों की प्रकृति देखेंगे तो बहुत विश्लेषणात्मक हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको इन टॉपिक्स को भी यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये समझ में आया टॉपिक। अब इसके आगे आते हैं। इसके आगे हम देखेंगे एक और जो हमारा साम्राज्य है वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगेन प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो कई सारे आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे एक साल में पूछा है कि जो गुप्तकालीन सिक्के हैं उनकी श्रेष्ठता के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न जो है वो इस पर पूछा गया है कि जो गुप्त राजा हैं उन राजाओं का सांस्कृतिक योगदान क्या है। अगेन राजनीतिक नहीं, सीधा प्रश्न पूछा है कि गुप्तकालीन राजाओं का सांस्कृतिक योगदान क्या है, उस पर हमको चर्चा करनी है। तो माने साहित्य के विकास में किस तरीके से योगदान किया, कला के विकास में किस तरीके से योगदान किया, चित्रकला में क्या योगदान है, स्थापत्य में क्या योगदान है, विज्ञान में क्या योगदान है, प्रौद्योगिकी में क्या योगदान है, ये चीज़ें हमको समझनी आवश्यक है। हमारे खुद के संस्कृति के विशिष्ट पहलू क्या रहे हैं वो चीज़ समझना यहाँ पर आवश्यक है। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न हमको इस टॉपिक से मिलते हैं। जी ठीक, इसके बाद हम आएंगे तो हर्ष हो गया, चालुक्य हो गए और पल्लव हो गए। ये 3 यहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण हमको राज्य मिलते हैं। अब हम अगर बात करें कि हमारे प्राचीन भारत का ये सिलेबस हो गया, अब कैसे हम इसको प्रिपेयर करें, किस तरीके से हम इसको पढ़ें, वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन है? तो ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे इन टॉपिक्स को पढ़ें। तो पहली चीज़ तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि यही हम समझें कि किस तरह के प्रश्न हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों की प्रकृति 2 तरह की हम यहाँ पर देखते हैं, वो चीज़ समझना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। कैसे प्रश्न, प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न और मुख्य परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हमको ये एनालाइज करना है तो हम क्या देखेंगे कि किस पहलू से प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे
जो हमारे प्रमुख आयाम हैं इतिहास को समझने के, वो ये 5 आयाम होते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर करते हुए हमको क्या ध्यान देना है कि राजनीतिक आयाम से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। राजनीतिक आयाम में हमारा क्या आएगा, जो यहाँ पे शासक या अगर कोई शासिकाएं हैं तो वो हो जाएंगी। तो शासिकाएं आपको बहुत सीमित दिखाई देती हैं। इनके ऊपर प्रश्न किससे पूछा जाता है, संस्कृति से जोड़कर। तो जब हम तैयारी करेंगे तो हम क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे तैयारी करते हुए, कि जो प्रमुख राजा हैं, जो प्रमुख रानियां हैं, उनके सांस्कृतिक योगदान क्या है। सांस्कृतिक योगदान में आप क्या चीज़ प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर आप ये प्रिपेयर करेंगे साहित्य में योगदान, कला में योगदान। तो कला में जब हम बात करेंगे तो आप बात कर सकते हैं यहाँ मूर्ति कला की, आप बात कर सकते हैं यहाँ पर चित्रकला की। मूर्ति में भी हम क्या क्या चीज़ों की बात कर सकते हैं कि किस तरह की मूर्तियाँ बन रही थी, पत्थर की मूर्ति बन रही है, कांसे की मूर्ति बन रही है, किसी और धातु का प्रयोग किया जा रहा है, मिट्टी की मूर्ति बन रही है। ये चीज़ें हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर हम स्थापत्य की यहाँ पर बात कर सकते हैं। स्थापत्य में भी हम अलग अलग तरीके की बात कर सकते हैं। धार्मिक तरीके का स्थापत्य है या धर्मेतर तरीके का स्थापत्य है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पर तैयारी करनी है। किस तरीके के सिक्के ये लोग इशू कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने विज्ञान को बढ़ावा दिया है, कैसे प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है, ये हमको यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, आर्थिक आयाम में आएंगे तो यहाँ पर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कृषि के क्या पहलू हैं, पशुपालन के क्या पहलू हैं, शिल्प का क्या पहलू है, व्यापार का क्या पहलू है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे इसको समझना है, इन आयामों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्लस आर्थिक महत्व के स्थल, आर्थिक महत्व की शब्दावलियाँ, उन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे मुचीरी करके जो प्रश्न मुचीरी आया था, मुचीरी क्या है या मुजीरी क्या है, वो बंदरगाह है। तो व्यापार जब पढ़ रहे हैं तो प्रमुख बंदरगाह को हमको ध्यान में रखना होगा। विष्टि करके एक शब्द पूछा गया है, तो विष्टि क्या है, जबरदस्ती कराया गया लेबर, तो वो हो गया विष्टि। अब जब हम खेती की बात कर रहे हैं तो हमने शब्दावली को यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, तो हम इस दृष्टिकोण से तैयारी करेंगे। उसके साथ समाज में आए तो समाज में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, वर्ण व्यवस्था है कि नहीं है, वर्ण व्यवस्था के प्रमुख पहलू क्या हैं, स्त्रियों की स्थिति क्या है, अलग अलग वर्णों के जातियों के लोगों की स्थिति क्या है, उस समाज में किस तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं, किस तरह के रीति रिवाज हैं, क्या परंपराएं हैं, इन चीज़ों को हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, धार्मिक में आते हैं तो धार्मिक में हमारा क्या हो जाएगा, धार्मिक में क्या धर्म है, क्या दर्शन है उस समय जो महत्वपूर्ण है, विभिन्न धर्मों के बीच में क्या सहसंबंध है, किस तरीके से उन धर्मों ने सांस्कृतिक योगदान दिया है। अगेन यही आपका फ्रेमवर्क काम करेगा कि किस तरीके का साहित्य है, किस तरीके की कला का विकास हुआ है, उस कला से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करेंगे। अब प्रारंभिक जब हम देख रहे हैं परीक्षा में राजनीतिक इतिहास से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं संस्कृति से जोड़ करके पूछे जा रहे हैं, माने कौन सा युद्ध कब हुआ है, हम इन डिटेल्स को पढ़ करके औसत जानकारी लेकर हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको हमको याद कर करके खुद को बर्डन करने की आवश्यकता नहीं है। याद क्या रखना है, सांस्कृतिक महत्व। अर्थव्यवस्था में आते हैं तो यहाँ हमको क्या करना है, औसत जानकारी होनी चाहिए आपके पास आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई, और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में पता होना चाहिए। समाज में आते हैं, धर्म में आते हैं, संस्कृति में आते हैं, तो इनके महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या रहे हैं, एक समाज कैसे संस्कृति को प्रभावित करता है, धर्म कैसे संस्कृति को प्रभावित करता है, और वर्तमान समय में हम क्या पहलू देखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति में यज्ञ बहुत
महत्वपूर्ण हुआ करता था। ठीक है, आप आज भी अगर भारत में देखें तो हिंदू समाज में आपको यज्ञ मिल जाएगा कि यज्ञ महत्वपूर्ण होता है। जो इनकी परंपराएं होती थी वो परंपराएं आपको आज भी मौजूद दिखाई देंगी। जैसे संस्कार का आइडिया है कि 16 संस्कार एक व्यक्ति के जीवन में, हिंदू व्यक्ति में आप देखेंगे कि अगर धर्म का पालन करते हैं तो वो लोग करते हैं। आश्रम व्यवस्था को महत्व देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? हमारे इतिहास से आ रही हैं। तो वही निरंतरता हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमको इतिहास विषय को प्रिपेयर करना है कि हम हर कालक्रम के इन सारे बिंदुओं को पढ़ें। ठीक है, धर्म में भी आएंगे तो आपको धर्म में दर्शन को विशेष महत्व देना है। एक नया दर्शन अगर आ रहा है, मान लें कि वैदिक संस्कृति को चैलेंज करते हुए अगर बौद्ध दर्शन आता है, तो बौद्ध दर्शन कैसे अलग है, बौद्ध दर्शन का क्या महत्व है, वो चीज़ हमको ध्यान में रखना है। और प्रश्न भी उसी से जुड़े हुए आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। संस्कृति की हमने अभी बात की ही। ठीक, अब इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ें? दूसरा प्रश्न ये आएगा कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या हमारा सोर्स होना चाहिए। अब देखिए, सोर्स में भी ये चीज़ है कि सीमित रखना है हमको ऐसे, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बार पढ़ने से नहीं होगा। हम एक बार हमने किसी किताब को पढ़ा, हमको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमको याद नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम एक ही किताब को पढ़ें, लेकिन हम उसको 5 से 6 बार पढ़ पाएँ। आप 6 किताबों को एक एक बार अगर पढ़ेंगे तो बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि आपको याद ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो हमको ध्यान क्या रखना है यहाँ पढ़ने के लिए? एनसीईआरटी, जो हमारा महत्वपूर्ण स्रोत होगा वो होगा एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है हमको? पुरानी वाली पढ़नी है। पुरानी वाली क्यों पढ़नी है? क्योंकि उसमें कालक्रम के आधार पर, जैसे हमने सिलेबस डिस्कस किया है, उस तरीके से चीज़ें दी हैं। नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसकी समस्या क्या है कि वो थीम्स के आधार पे है। ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा? उसमें थीम मिलेगा राजनीति का, उसमें थीम मिलेगा अर्थव्यवस्था का, उसमें थीम मिलेगा समाज का, एक चैप्टर होगा धर्म पर। अब समाज वाला जो चैप्टर है उसमें पूरे प्राचीन भारत के समाज की बात कर दी है एक ही चैप्टर में। तो आपके लिए वो सेंस मेक नहीं करेगा अगर आपको कालक्रम के आधार पर चीज़ें नहीं आती हैं तो। ठीक है, तो हमारी सहूलियत के लिए, और यूपीएससी में भी अगर आप प्रश्नों की प्रकृति देखेंगे तो कई सारे प्रश्न आपको सीधे पुरानी वाली एनसीईआरटी से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो एनसीईआरटी है वो है आर.एस. शर्मा की प्राचीन भारत। इस एनसीईआरटी को हमको पढ़ना है। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है? क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, क्लास नोट्स जो आपके हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब आप प्राचीन भारत और कला और संस्कृति वाला हिस्सा खास करके देखते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और एनसीईआरटी में वो डिटेल्स मिलते नहीं हैं। तो अब अगर एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि एक किताब है, काफ़ी बेहतरीन किताब है, वेल रिसर्च्ड किताब है, डॉक्टर उपिंदर सिंह की किताब। अब उनकी जो किताब है वो इतनी मोटी किताब है और बहुत ही ज़्यादा अकेडमिक पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो अगर आप सामान्य अध्ययन के लिए उतनी मोटी किताब, अगर आप 1000 पन्ने से ऊपर की किताब पढ़ रहे हैं तो आपको समझना, याद रखना, नोट्स बनाना बहुत मुश्किल उससे होगा। तो क्लास में हम लोग क्या करते हैं, किस टॉपिक का क्या महत्व है उसके आधार पर आपको वो चीज़ उतने डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए दूसरी चीज़ जो आपकी होगी वो होगी नोट्स। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, जैसे हम अलग अलग टॉपिक को जब डिस्कस करते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन है, तो बौद्ध दर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सिलेक्टिवली कोई किताब देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर उपिंदर सिंह की किताब है तो बौद्ध दर्शन वाला चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लिया। पूरी किताब कवर से कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी, और आपका जो विशेष फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए नोट्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि नोट्स में आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा वो महत्व के हिसाब से वो चीज़ें लिखी होंगी।
ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ये हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए तैयारी का। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसमें हमको ये चीज़ डिसाइड करना है कि कौन से हिस्से पर प्रश्न आता है। मुख्यतया हमको इन हिस्सों के ऊपर विशेष जानकारी चाहिए। राजनीति के ऊपर हमको औसत जानकारी चाहिए। कहाँ से हमको पढ़ना है? जो हमारे अध्ययन का स्रोत होगा मुख्यतया ये होगा। ठीक है, ये समझ में आई चीज़। फिर आप क्या करेंगे, जब आप हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो साथ में आप उसके विगत वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व आपको करना है। लिखने की जो प्रैक्टिस है वो हमको साथ साथ ही विकसित करनी है, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि हमारी पूरी तैयारी हो जाए और उसके बाद फिर हम लिखने बैठें तो बहुत मुश्किल आएगी, वक्त आपका बहुत लंबा ज़ाया होगा। तो हर टॉपिक को पढ़ने के साथ हमको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं, चाहे हमारे प्रारंभिक परीक्षा वाले हों या मुख्य परीक्षा वाले हों। ठीक है, तो ये हो गई प्राचीन भारत की बात। इससे जुड़ा आपको कुछ प्रश्न पूछना है? इसमें क्लियर हैं चीजें? अब इसके आगे आते हैं मध्यकालीन भारत। तो जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? अगेन यहाँ पे हमको कैसे पढ़ना है इसको, यहाँ भी हमको पहली चीज़ ये समझनी है कि महत्व क्या है इस टॉपिक का। तो इससे आप देखेंगे प्रश्न आपको काफ़ी कम मिलते हैं। तो पहली चीज़ आइडेंटिफाई करनी है किससे प्रश्न आ रहे हैं। जैसे चोल हो गए, उससे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जो हमारी रीजनल डायनेस्टीज़ हैं, जो हमारे क्षेत्रीय राज्य हैं, उनसे ज़्यादा प्रश्न हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो उससे जुड़े हुए प्रमुख पहलुओं को हमको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके साथ हमको दूसरा यहाँ क्या पढ़ना होगा? यहाँ चोल भी हो जाएगा, विजयनगर भी हो जाएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा सल्तनत, और तीसरा हमारा होगा मुगल साम्राज्य। अब यहाँ पर क्या चीज़ तैयारी के दृष्टिकोण से हमको ध्यान रखनी है कि इनसे जो प्रश्न आते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, अब जब संख्या काफ़ी कम है, फ्रेमवर्क तो यही वाला होगा जो हमने यहाँ फ्रेमवर्क की बात की है, फ्रेमवर्क हमारा यही होगा, परंतु इसके ऊपर अगर हमको औसत जानकारी भी होगी तो हमारा ये हिस्सा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख जो संस्कृति वाले पहलुओं की खास करके हमने बात की है उसको ध्यान में देते हुए इस हिस्से को आप पढ़ेंगे। यहाँ हमारे स्रोत क्या होने चाहिए? जो हमारे स्रोत हैं एनसीईआरटी। यहाँ एनसीईआरटी किसकी हो जाएगी? सतीश चंद्र। ठीक है, बाकी आप फोकस करेंगे नोट्स के ऊपर। तो अगर हम देखें कि क्या ट्रेंड है, उस हिसाब से ये हिस्सा उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है हमारे लिए? आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत को कैसे पढ़ना है? आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो पहले तो प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी प्रश्न आते थे आधुनिक भारत से। अगर आप किसी से ऐसे व्यक्ति से पूछें जो 2016-17 तक भी तैयारी कर रहे हो तो वो आपको कहेंगे आधुनिक भारत पढ़ लो, प्रारंभिक परीक्षा इतिहास के दृष्टिकोण से सॉर्टेड है। ठीक है, अब ये मसला नहीं है। आधुनिक भारत से प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा घट गई है, लेकिन मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक अभी भी उतना ही महत्व रखता है। तो हमको पढ़ना कैसे है इस टॉपिक को? इसको हमको थीमेटिकली समझना है कि किस तरीके से आधुनिक भारत की बेहतर समझ हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से विकसित करें। तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पहला जो आप चीज़ ध्यान में रख सकते हैं वो इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि ब्रिटिश, जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की तो हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रिटिश के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष। तो जब हम तैयारी कर रहे हैं ब्रिटिश के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति की, तो पहले तो ब्रिटिश आए ही कैसे, इसको हम समझ के तैयारी करेंगे। तो ब्रिटिश आए कैसे? वहाँ पे वो यूरोपीय हैं। तो अगर हमने इसमें ये समझ लिया कि कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत में आ रही हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, और उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे विजयी साबित होती है। ठीक है, तो आगे वो ब्रिटिश ही यहाँ पर आगे प्रसार करेंगे। अब जब प्रश्न देखते हैं आप तो मुख्य परीक्षा में कोई इससे जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न आपको
नहीं मिलेगा। उसमें पूछेंगे वो यूरोपीय कंपनियों के बारे में, कौन सी कंपनी कहाँ आई, किसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, किसके परमिशन से लगाई। तो आपने अगर तैयारी में अपना थीम यही रखा कि यूरोपीय कैसे आए और उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजयी कैसे होती है, तो आप इन पहलुओं को वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके आगे हम क्या पढ़ते हैं कि उसके आगे हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रसार भारतीय उपमहाद्वीप में किया है। ठीक है, तो दूसरी चीज लॉजिकली हमको ये समझनी है कि हम किसके विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे हैं, ब्रिटिश के विरुद्ध कर रहे हैं। तो ब्रिटिश यहाँ महत्वपूर्ण शक्ति कैसे बने, राजनीतिक शक्ति कैसे बने, प्रशासनिक शक्ति कैसे बने, आर्थिक शक्ति कैसे बने, क्या उन्होंने धर्म या संस्कृति में किसी तरीके का इंटरफेरेंस किया, किसी तरीके से बदलाव करने का प्रयास किया। इन सारे थीम्स को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से हमको मॉडर्न इंडिया का ये हिस्सा प्रिपेयर करना होगा। क्या क्या प्रिपेयर करना है, प्रसार कैसे किया, अपने आप को गठन अपना कैसे किया। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि इनका प्रशासन कैसा है, सिविल सेवा लेकर के आए, पुलिस लेकर के आए, सेना लेकर के आए, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर लागू की। तो इससे जुड़े हुए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो जो हमारे तैयारी का तरीका होगा उसमें ही ये चीज़ इनग्रेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब जब ब्रिटिश आ रहे हैं, उन्होंने प्रसार कर लिया, उन्होंने अलग अलग तरीके के बदलाव ले आए, तो उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन था, जो भारतीय थे उन लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया। दूसरी चीज़ हमको ये अपने तैयारी में ध्यान रखनी है। तो अगर हमने इस चीज़ को ऐसे देखा तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो बेहतर तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएंगे। रिएक्शन, अब रिएक्शन में हम क्या करेंगे, वो अगर हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो हम विद्रोह करेंगे, तो विद्रोह, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। किस तरीके के विद्रोह होंगे, किसानों का विद्रोह होगा, आदिवासियों का विद्रोह होगा, जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनका विद्रोह होगा, और इन सब से हमको प्रश्न देखने मिलते हैं। आदिवासी विद्रोह से सीधा प्रश्न मुख्य परीक्षा में आया है, प्रारंभिक परीक्षा में किसान विद्रोह से भी प्रश्न है, आदिवासी विद्रोह से भी प्रश्न है। 1857 का विद्रोह आप देखेंगे, अगेन मुख्य परीक्षा में आप देखें 1857 के विद्रोह से 2 प्रश्न मिलता है हमको, प्रारंभिक परीक्षा में भी हमको प्रश्न वहाँ से मिला करते थे, अभी प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में तो वेटेज ही कम हो गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे अपनी तैयारी में। ठीक है, इसके आगे और हमको क्या यहाँ ध्यान रखना है, रिएक्शन बड़ा कैसे होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो किस तरीके से हमको यहाँ अपने तैयारी में क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति बदली। ठीक है, किस किस तरह के लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे, किस किस तरह के लोगों की मांगों को आंदोलन की मांग का हिस्सा बनाया गया था। इन चीज़ों को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उदाहरण के तौर पर एक आप आंदोलन में हिस्सा पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं, जो लोग भाग ले रहे हैं क्या उनकी मांगों को रखा जा रहा है, क्या मांग सिर्फ राजनीतिक है या मांग आर्थिक भी है, मांग सामाजिक बदलाव की भी है, वो चीज़ को हमको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना पड़ेगा। जब हम गांधी के आने की बात करते हैं तो गांधी के आने से चीज़ें कैसे बदलती हैं, गांधी क्या उनकी विचारधारा है, क्या ऐसे बदलाव लेकर के आ रहे हैं जिससे सामान्य जन आंदोलन से जुड़ते चले गए। और मुख्य परीक्षा में अगर आप देखें तो आपके प्रश्नों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांधीवादी चरण से आता है। ठीक है, तो गांधी की विचारधारा, गांधी के समर्थन में कौन है, गांधी के खिलाफ कौन है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। गांधी ने किस तरीके से आंदोलन को मजबूत बनाया, गांधीवादी चरण में कौन कौन से लोग आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर हमको ध्यान में रखते हुए तब हम बात करेंगे कैसे हमको स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, तो मेजर जो हमारे थीम्स हैं उसके हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी होगी। ठीक है, यहाँ अगर हम ये देखें कि क्या किताब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगेन एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा वाली जो आपकी एनसीईआरटी है आप उसको कवर बाय कवर पढ़ेंगे, और दूसरा जो आपका फोकस होगा वो
नोट्स पर होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से तथ्यों को पूछा जाता है। अब जहाँ से तथ्यों को पूछा जाता है उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे स्पेक्ट्रम करके किताब आती है, स्पेक्ट्रम की किताब है, तो अब जो प्रशासनिक बदलाव आए हैं उसके ऊपर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछती है, लगभग हर साल आपको उस पर प्रश्न मिलेगा। तो वो वाला हिस्सा आपने स्पेक्ट्रम से उठा करके पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि सारे तथ्यों को हम अपने आंसर में नहीं लिख सकते, अब जो हमारा नोट्स है उसमें नहीं लिख सकते, नहीं तो किताब बन जानी है वो, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये क्लियर है। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को देखिए, हमने आपको, क्योंकि हमारे पास कम समय है और उसमें हम पूरा पाठ्यक्रम सारे प्रश्नों की चर्चा नहीं कर सकते, तो बेसिक हमने आपको आइडिया देने का प्रयास किया है कि किस तरीके का पाठ्यक्रम है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं। जब हमने इसको समझा और जब हमने पुस्तकों को पढ़ा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रश्नों को फिर से देखना है, उसमें हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें समझनी है, चर्चा करें, विश्लेषण करें, आलोचनात्मक टिप्पणी करें, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर एनालाइज करनी होंगी, ठीक है। क्या पूछ रहा है तो उसके जवाब में क्या क्या आयाम आएंगे, वो चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ अपनी तैयारी रखनी है और इस तरीके से हमको सिलेबस को भी समझते हुए पढ़ना होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? कुछ और पूछना है आपको यहाँ तक? मेंस के दृष्टिकोण से देखिए, आपको तथ्य तो मिलने ही हैं उसमें, लेकिन उन तथ्यों को आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में उदाहरण की तरह प्रयोग करेंगे। जो आधुनिक भारत का जो आपका मुख्य विश्लेषण है वो या तो बिपिन चंद्रा से आएगा या तो क्लास से आएगा। स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत सारे तथ्यों का एक संकलन है, ठीक है, इसलिए उसको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट किताब माना जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे तथ्य पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको उसको कवर से कवर पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता। अभी अगर आप देखें तो अभी क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में मॉडर्न के प्रश्नों की संख्या घटी है, तो इसके लिए आप पूरी किताब पढ़ना स्किप भी कर सकते हैं, मगर जो महत्वपूर्ण थीम्स हैं उसको आपको पढ़ना होगा वहाँ से। हाँ, तो जो हमने निरंतरता की बात की ना यहाँ पे, कि हमको जब पढ़ रहे हैं हम, तो हमको निरंतरता को कवर करना है हमेशा, प्राचीन भारत में भी करना है, आधुनिक में भी करना है। अब देखिए, आधुनिक में जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, तो उसमें अगर किसी चीज़ का रेफरेंस है, उदाहरण देकर हम आपको ये चीज़ समझाते हैं। जैसे हमने हैंडलूम डे मनाना प्रारंभ किया, ठीक है, तो हमने नेशनल हैंडलूम डे मनाना प्रारंभ किया। अब किस दिन हमने मनाना प्रारंभ किया? जिस रोज स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक। तो अब वो चीज़ हमारे इतिहास से जुड़ गया कि हम आज नेशनल हैंडलूम डे मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? ताकि हम अपना जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, जो हमारा हथकरघा उद्योग है, उसको वापस रिवाइव कर सकें। तो वो हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है कि अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने हमारे हथकरघा उद्योग का विनाश कर दिया, और इसके लिए हम स्वदेशी आंदोलन में बात करने लग गए थे कि हमको वापस अपनी हस्तकला को रिवाइव करना है, स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी का बहिष्कार करना है, ठीक। तो जब हमने न्यूज़ में पढ़ा नेशनल हैंडलूम डे, तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है, अच्छा ये मना रहे हैं, हमारे इतिहास से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि उसके बाद वाले साल में प्रश्न भी आया था कि स्वदेशी आंदोलन का डेट भी पूछा था उन्होंने, डेट दे करके कि 7 अगस्त दे करके पूछा था कि हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसी दिन स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे लिए डेट्स भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी। तो न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों को भी हमको इतिहास के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मुख्यतः जैसे आपकी मैगज़ीन हो गई, विजन की ही मैगज़ीन है, काफ़ी डिटेल्ड वेल रिसर्च्ड मैगज़ीन होती है, उसमें सब सेक्शन वाइज दिया होता है कि कला और संस्कृति का हिस्सा है या आपका मॉडर्न इंडिया का हिस्सा, क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में है, कोई प्रमुख व्यक्तित्व अगर न्यूज़ में है, जैसे लचित बोरफुकन करके एक व्यक्ति थे जो कि न्यूज़ में थे, तो असम में उन्होंने मुगलों को हराया था, मुगलों को रोका था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम महत्वपूर्ण हो गया था। या बिरसा मुंडा है, या राजा राम मोहन रॉय हैं, तो ऐसे लोग जो न्यूज़ में हैं, किसी का मान ले 250वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, किसी की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, किसी आंदोलन को 100 साल हो गए, किसी प्रमुख घटना को 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 75 साल हो गए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो वर्तमान वाला पॉइंट होगा उसको ध्यान में रखना है,
ठीक है। और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपके पास एक ढंग की मैगजीन है। तो विजन की मैगजीन में आप देखेंगे चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है, तो आपने उसको वहाँ से ले लिया, क्योंकि आप एक एक चीज़ के लिए इतना वक्त नहीं लगा सकते ना। अगर एक पूरी टीम है जो वो काम आपके लिए कर रही है, तो आप उनके ज्ञान के ऊपर रिलाई वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको उस तरीके से आसानी से वो चीज़ कवर हो जाएगी। वर्तमान में अगर कोई ऐसे साइट न्यूज़ में है, मान लीजिए कि किसी को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया जा रहा है कि ये विश्व धरोहर हमारे लिए स्थल है, तो वो स्थल महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे शांति निकेतन के ऊपर प्रश्न आ गया, होयसाल मंदिरों के ऊपर प्रश्न आ गया, तो ये सब तो करंट में न्यूज़ में रहा था। तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उन चीज़ों को हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वर्तमान से जुड़े हुए मुद्दे कवर हो जाते हैं। जब इतिहास पढ़ रहे हैं, परंपराओं को पढ़ रहे हैं, रीति रिवाजों को पढ़ रहे हैं, धर्म को पढ़ रहे हैं, तो अपने आसपास की चीज़ों को देखिए कि भाई अगर ये प्रक्रिया, जैसे मान लें कि प्रकृति की पूजा है, पेड़ की पूजा है, पशुओं की पूजा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। जैसे आप हड़प्पा में पढ़ेंगे कि पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, तो अभी देखिए अपने आसपास क्या पूजा होती है, पीपल के वृक्ष की होती है। तो माने वर्तमान समय में वो हमारा हिस्सा है, हमारी परंपरा में आज भी मौजूद है। इससे जुड़े प्रश्न भी वर्तमान से जोड़ करके आए हैं, ठीक। यहां तक और कुछ पूछना है? क्लियर है? ठीक है। अब दो और जो हमारे हिस्से बचते हैं, एक हो गया जो है वो हमारा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत। उसकी तैयारी हम कैसे करें, उसको हम कैसे पढ़ें। तो उसमें आप सिलेबस में ही देखेंगे, उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या हैं वो दो शब्द? स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का एकीकरण तथा पुनर्गठन। अब जो प्रश्न रिवॉल्व करते हैं वो इसी के आसपास करते हैं। पढ़ने के लिए तो हम पूरा 1947 से उठा के 1991 तक पढ़ेंगे, मगर उसमें हमको ध्यान क्या रखना है? उसमें हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हम आज़ाद हो रहे हैं और जब इतनी सारी रियासतें हैं तो उनको एकीकृत कैसे किया गया, उसके एकीकरण में किस तरह के चैलेंजेस आए, किस तरीके की चुनौतियाँ आई, किस किस ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। और लगभग 4 प्रश्न हैं जो इस थीम से पूछे गए हैं। अगर आपने इसको कवर करके वो पढ़ लिया तो आप सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। इसी तरीके से करके पुनर्गठन का थीम है कि जब अब मान लें कि 565 रियासतें हैं, उन सबको एक में मिला दिया, तो भारत में अगर मिले तो कितने छोटे छोटे राज्य हो गए। तो उनको पुनर्गठन करके आज हमारे जितने राज्य हैं उतने राज्यों तक हम कैसे पहुंचे, क्या पुनर्गठन की प्रक्रिया, अब ये सारी चीजें करंट से जुड़ जाएंगी। जैसे तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ तो माने पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, अभी भी कई सारे जगहों पे ऐसी मांगे उठ रही हैं। तो करंट से जोड़ करके इसको हमको समझने की आवश्यकता ज़्यादा है, ठीक है, कि किस तरीके के बदलाव आज भी पुनर्गठन के कॉन्टेक्स्ट में विजिबल हैं। अगर पुनर्गठन हुआ तो किन कारणों से हुआ, क्या आर्थिक कारण थे उसके, क्या सांस्कृतिक कारण थे उसके। अगर आर्थिक कारणों से हुआ तो क्या जिस राज्य का पुनर्गठन किया गया उस राज्य में आर्थिक विकास हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये सारी चुनौतियों को हमको पढ़ना होगा, ठीक है। इस हिस्से के लिए आप मेजरली क्लास नोट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस हिस्से से हर साल प्रश्न नहीं बनते हैं। अगर 3 साल पे 2 साल पे एक प्रश्न आ रहा है तो उसके लिए पूरी पूरी किताब पढ़ के अपना वक्त ज़ाया करना बहुत समझदारी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप पूरी तरह से क्लास नोट्स पे इस टॉपिक के लिए अपने आप को रिलाई कर सकते हैं। विश्व इतिहास पर आप आएंगे तो विश्व इतिहास में तो कई सारे टॉपिक्स हैं। अब उसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या आता है कि भाई हमको हर देश का इतिहास तो नहीं पता है, तो हम किस तरीके से जोड़कर पढ़ें। तो यूपीएससी में आपका काम बहुत आसान है। आपको तैयारी कैसे करनी है कि आपको प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी रखनी है। जैसे प्रमुख क्रांतियां हो गई, औद्योगिक क्रांति हो गई, आपकी फ्रांस की क्रांति हो गई, अमेरिका की क्रांति हो गई, रूस की क्रांति हो गई। इन क्रांतियों के क्या कारण हैं, क्या प्रभाव हैं, इसकी जानकारी हमको रखनी होगी। और इसको भारत के साथ जोड़ करके हमको समझना है। यूपीएससी में देखिए इंटरलिंकेज बहुत आवश्यक है। एक विषय का दूसरे विषय से, विषय के एक हिस्से का विषय के दूसरे हिस्से से। उदाहरण के तौर पर भूगोल किस तरीके से इतिहास निर्माण को प्रभावित करता है, पूछा गया प्रश्न है। ये पूछ सकता है कभी कि अर्थव्यवस्था कैसे इतिहास निर्माण को प्रभावित
करती है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना होगा। किसी जगह का भूगोल कैसे उस जगह की संस्कृति को प्रभावित करता है, ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होंगी। अगर हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो आधुनिक भारत को विश्व इतिहास से जोड़ना आना चाहिए कि अगर अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज विश्व के अलग अलग और भी हिस्सों में गए, तो है तो एक ही देश के लोग, तो जो नीतियां भारत में अपना रहे हैं क्या उन नीतियों का वर्तमान समय के मलेशिया से कुछ लेना देना है? क्योंकि वहां पर भी ब्रिटिश थे। कुछ अफ्रीकी क्षेत्रों में जब ब्रिटिश थे तो क्या वहां से उनका लेना देना कुछ बनता है? और प्रश्न आया है इसके ऊपर कि कई सारे ऐसे मजदूर थे जिन मजदूरों को भारत से विश्व के अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाया गया। तो क्यों लेकर के जाया गया? जब वो लोग उस जगह पर हैं तो उस जगह से क्या अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाए वो अनुबंधित मजदूर जो कि वहीं जा करके बस गए? तो इसमें हम 3 तरह के आयाम देख रहे हैं। विश्व इतिहास को आधुनिक भारत से भी जोड़ के हमको समझना है और विश्व इतिहास को हमको वर्तमान से भी जोड़ करके समझना है। तो समझ के दृष्टिकोण से हमको इसको पढ़ना आवश्यक है। किस साल लेकर गए, कितने मजदूरों को लेकर गए, किस साल क्रांति हुई, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने हिस्सा लिया, वो ज़रूरी नहीं है। कैसे उसने हमारे विकास को प्रभावित किया, किस तरीके से वो हमारे वर्तमान को आज भी प्रभावित कर रहा है, किस तरह के वैचारिक परिवर्तन आ रहे हैं, इन चीज़ों का हमको विश्लेषण करना है। ठीक है, अब विश्व इतिहास को भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि अगेन हर साल प्रश्न नहीं आते हैं तो हम उसके लिए एक पूरी अलग से किताब पढ़ें क्या? नहीं, उसके लिए भी आप क्लास नोट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको किताब पढ़ने का बहुत मन है तो अर्जुन देव की 9वीं क्लास की जो NCERT आती थी पुरानी वाली, उसमें कुछ टॉपिक्स विश्व इतिहास से जुड़े हुए हैं, उसको आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। विश्व इतिहास को पढ़ रहे हैं तो एक और उसमें पढ़ने के तरीके में ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्तमान इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो हमारा वैश्विक संबंध है, उसमें किस तरीके से विश्व इतिहास का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देशों के मध्य किस तरीके से संबंध विकसित हो रहे हैं, मध्य जब आप एशिया की बात करते हैं तो वहाँ किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं, उन चीज़ों को जब इतिहास समझ लेंगे तो आपका IR में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी हमको जोड़ करके वहाँ पर पढ़ना है। बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी क्या है, अगर हम इसको समअप करने का प्रयास करें तो बेसिक चीज़ें हमको ध्यान में रखनी क्या है? पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्नों को समझकर ये निर्धारित करना कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितने डिटेल में जाना है, किस चीज़ के ऊपर औसत जानकारी चाहिए, किस चीज़ के ऊपर विशेष जानकारी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कहाँ से पढ़ें, तो वो चीज़ की हमने चर्चा की, कहाँ से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, तो विश्लेषण करके हमको पढ़ना है, इंटरलिंकेज करके हमको पढ़ना है, वर्तमान समय से जोड़ते हुए भी हमको पढ़ना है। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पढ़ाई करेंगे। और तैयारी के साथ साथ क्या आवश्यक है? प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप परीक्षा को देखें तो मुख्य परीक्षा से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी निर्धारित होंगी। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग है, इंटरव्यू में आप एक सीमा तक नंबर हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक मिलते हैं 220 अंक मिलते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा बहुत बड़े स्तर पर यह निर्धारित करती है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं, आपकी रैंक क्या होगी। ठीक है, तो हमको लिखने की प्रैक्टिस लगातार करनी है। लिखने की प्रैक्टिस में भी हमको क्या करना है कि प्रश्न की मांग क्या है उसको समझना है। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म दिख गया तो जो समझ में आता है उस पर लिखते हैं। हमको प्रश्नों को समझना सीखना है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न की असल में मांग है क्या। अगर इस चीज़ को हम समझना सीखेंगे तो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान होता है। तो प्रश्न की मांग को समझना है और उसके बाद उसका जवाब किस तरीके से सीमित समय में सीमित शब्द सीमा के साथ दिया जाए, वो कला हमको विकसित करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपनी तैयारी को राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है, क्लैरिटी है? कुछ पूछना है आपको इतिहास से जुड़ा हुआ? तो यहाँ सेशन हम खत्म कर सकते हैं। अभी सोना मैम आएंगी, वो आपसे इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगी। ठीक है, हैव अ गुड डे।